तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आधे घंटे पूरी ईमानदारी के साथ देखें एंड आपकी डायलेक्टर रिलेटेड कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं हर वीडियो को बनाते समय बस एक बात ध्यान में होती है कि सेम टॉपिक के लिए आपको अलग अलग वीडियो ट्यूटोरियल्स ना देखने पड़े, इससे टाइम वेस्ट होता है अपना। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्लासेस एंड अपनी कन्फ्यूजन। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई डायलेक्ट्रिक क्या होते हैं। तो देखिए सुनिए, बहुत छोटी सी स्टोरी है इसकी, बहुत आसान से सारा काम है। तो देखिए डायलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डायलेक्ट्रिक सिंबल हम इंसुलेटर को ही कहते हैं, दैट इज जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल है उनको हम डायलेक्ट्रिक कहते हैं। बोला कब कहते हैं, हमेशा कहते हैं क्या? देन हमारा आंसर है नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप जानिए कि एयर क्या है, बोला एयर एक इंसुलेटर है, क्या हम इसको डायलेक्ट्रिक कह सकते हैं? बोला कह सकते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में, है ना, हमेशा नहीं कहेंगे। तो बोला वो सर्टेन कंडीशन क्या होती है बताइए हमें। तो जी हाँ बिल्कुल बताते हैं, लेकिन इंसुलेटर की पहली सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी क्या है हम जानते हैं। भाई इंसुलेटर क्या है कि खुद से चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते, है ना, चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ये पहली चीज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं टू देयर न्यूक्लियाई, है ना। अच्छा देखिए, तो एयर अभी क्या है, इन नॉर्मल कंडीशन एयर क्या होती है, इन जनरल कंडीशन इंसुलेटर हम उसको बोलते हैं। तो बोला डायलेक्ट्रिक कब कहेंगे? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक स्पेस है, इस स्पेस में जो है ना एयर है, दैट इज यहाँ पर एयर के एटम्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हम कह देते हैं इसको O2 ओके। ये ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं हम, एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एयर के यहाँ पर एटम्स हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ये प्लस माइनस काफ़ी सारी चीज़ें ये इस तरह से एक ही जगह पर हैं। अब कंडीशन क्या हुई कि जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो होगा क्या, लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को, दैट इज इन नेगेटिव साइन को क्या करना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्जेस को अपनी साइड खींचना चाहेगा। लेकिन ये चीज़ इतना आसान थोड़ी ना, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं अपनी न्यूक्लियस के साथ। ओके, तो कंडीशन क्या है कि भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जब बढ़ाया तो क्या हुआ भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि यहाँ से ये क्या, इसने क्या किया कि नेगेटिव चार्ज को खींचा और पॉजिटिव चार्ज को दूर भेज दिया। नेगेटिव चार्ज को खींचा, पॉजिटिव चार्ज को दूर, और इसी तरह से ये प्रोसेस इतनी बढ़ गई। नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये ऐसा हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए जब ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन हो गई, है ना, एक सेपरेशन आ गई। ओके, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये दोनों पास पास में हो गए। देन इसका मतलब क्या कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर जाएंगे, एक दूसरे से मिक्स कर जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, दैट इज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, है ना। और जब ये न्यूट्रल कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोई चार्ज है ही नहीं। तो आप देखिए कि जब बीच में न्यूट्रल पोर्शन हो गया और यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्जेस, तो यहाँ पर इसके अंदर ही क्या बनने लगी, इसके अंदर क्या बनने लगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी। तो आप देखेंगे कि भाई एयर अब क्या शो करेगी, एयर अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी। तो उसका मतलब है कि भाई इंसुलेटिंग मटेरियल अब क्या करने लगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगा। तो उसका मतलब है कि इस इंसुलेटिंग मटेरियल का अब नामकरण करने का टाइम आ गया है, मतलब इसका दूसरा नाम रखने का टाइम आ गया है, और उस नाम को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। समझ रहे हो? तो इंसुलेटर जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगते हैं तो उन इंसुलेटर का नाम बदल करके हम क्या रख देते हैं, बोला इन इंसुलेटर का नाम बदल के अब हम डाई इलेक्ट्रिक रख देंगे। ओके, तो आई होप आपको डाई इलेक्ट्रिक समझ में आया होगा। ओके, तो अब आपसे कहा जाए कि भाई ये बताइए पेपर क्या है। पेपर है भाई हमारे पास, पता है पेपर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो क्या हम इसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, कह सकते हैं? तो बोला हम कह सकते हैं। कब? जब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगेगा, जब पेपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाने से, देन क्या होगा, ये पेपर क्या बन जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक यहाँ से अब दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखिए नोट करें भाई, और थोड़ा सा फास्ट चलें, सही स्पीड है। चलिए, डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, हेडिंग बनाएं, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है फ्रेंड्स, इस चीज को हम समझते हैं। भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि वो डाइलेक्ट्रिक जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है उसको हम बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक, और वो डाइलेक्ट्रिक जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, तो अब तो हमें ये नहीं पता ना कि भाई पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, तो समझिए कि भाई पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है।
पोलर का मतलब आप जानते हो, पोलर का मतलब केमिस्ट्री में पोल्स, दैट इज नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वो मॉलिक्यूल जिनमें नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, दैट इज वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर, ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर के बीच अगर कुछ डिस्टेंस मेंटेन्ड है तो उसका मतलब हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या है, वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनमें पोल बन रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, वो मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर, इन दोनों, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को छुपाते नहीं हैं, तो उसका मतलब है क्या हो जाएगा कि या इस कंडीशन में इस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। जबकि अगर ऐसा हो जाए कि पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर भी यही है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, तो उसका मतलब है एक दूसरे को छुपा लिया है, सामने से एक दूसरे को छुपा लिया, इसका मतलब कि इनमें क्या है, इनमें पोल बन पाए क्या, नहीं बन पाए, तो हम इन मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा देखिए, अब एग्जांपल दीजिए भाई, पोलर मॉलिक्यूल कौन से और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से। तो देखिए, अगर हम एग्जांपल लें भाई HCl का, HCl का हमने एग्जांपल लिया, तो ये रहा अपना H और ये रहा हाइड्रोजन से बड़ा Cl, ठीक है। H पॉजिटिव होता है एंड Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर हुआ वो कुछ ये हुआ एंड नेगेटिव चार्जेस का सेंटर Cl के अंदर ये हुआ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से हमने कहा कि भाई ये d डिस्टेंस है, देन हमने कहा कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो ये क्या बना रहे हैं, ये पोल बना रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे H2 की हम बात करें, H2 में क्या होगा, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ऐसे देखो कि भाई ये एक हाइड्रोजन और ये एक दूसरा हाइड्रोजन। अब इसके बाद देखो भाई, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का अपन देखेंगे ना, तो पॉजिटिव चार्जेस ये रहे और इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्जेस ये रहे, है ना। इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इन दोनों का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, बीचों बीच आएगा, तो दोनों के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ आ गया, बीचों बीच आ गया। अब देखिए, ये H प्लस, ये H प्लस, अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगी ना, मतलब हम कहेंगे कि भाई कोवलेंट बॉन्ड होगी, मतलब शेयरिंग के कारण, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पर आएगा। इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है, और जब कोइंसाइड करेगा तो हम बोलेंगे इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, हम जो वर्ड यूज कर चुके हैं, हमें क्या लिखना है कि भाई पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है। और नॉन पोलर में क्या कर जाएंगे भाई, नॉन पोल ही नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या है, कोइंसाइड, ओके, कोइंसाइड, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पर बेसिक डिफरेंस हमें जानना जरूरी है कि भाई नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो क्या होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की, तो देखिए कि अगर यहाँ पर जो है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लिखोगे कि कोई पोलर मॉलिक्यूल्स में, या फिर हम कहते हैं कि भाई पोलर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, पी वेक्टर या फिर डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट, है ना। जबकि आप देख रहे हो कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, एक दूसरे पर रखे हुए हैं, तो वहां पर क्या है कि डायपोल मोमेंट डज नॉट को एग्जिस्ट, ठीक है, ये चीज है। तो ये एक जरूरी चीज हुई। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं भाई अपने पास कुछ इतना सारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और मतलब दो अलग अलग टाइप के, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्या उन दोनों के पास इन जनरल कंडीशन या फिर अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या उन दोनों के पास डायपोल मोमेंट होता है, नेट डायपोल मोमेंट होता है या नहीं होता, ये हमें समझना है। देन हमारा आंसर है क्या है भाई, देखते हैं। तो जल्दी से अपन एक काम करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लिया, है ना, और यहाँ पर एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर पोल्स होंगे, ठीक है, और नॉन पोलर है तो उसके अंदर कोई पोल्स होने के चांसेस है ही नहीं।
ठीक है भाई, चलिए नॉन पोलर है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पर होंगे। ऊपर नीचे लिखने का मतलब है कि अगर मैं नेगेटिव यहीं पे लिख दूंगा तो क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा तो समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या फिर आप इसको कह देते हो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये अपना पोलर डाइलेक्ट्रिक। हमारा क्वेश्चन ये है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसके पास कोई नेट डायपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा। देन हमारा आंसर है कि भाई चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों के पास नॉर्मल कंडीशंस में, है ना, कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता। P वेक्टर इज इक्वल टू 0 दोनों के लिए, है ना, कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है, तो बोला डिस्टेंस तो होती है, हमने तो देखा। तो देखिए जब हमने उस मॉलिक्यूल की स्टडी की तो वो स्टैटिक स्टडी थी, मतलब जब वो मॉलिक्यूल स्टैटिक कंडीशन में था, एक सिंगल मॉलिक्यूल की हमने स्टडी की थी। लेकिन जब हम बात करते हैं एक मटेरियल की, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हजारों लाखों इस तरह के पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात अंडर नॉर्मल कंडीशंस हम कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर हमारे लिए सुटेबल है। लेकिन आप जानते हो कि भाई ये टेम्परेचर एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। जब इतना टेम्परेचर मिलेगा तो इनके पास बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी पहुंचेगी, इतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी पहुंचेगी कि भाई ये सारे के सारे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेंगे। ठीक है, रैंडम मोशन करेंगे तो भाई किसी का नेगेटिव यहाँ पर, किसी का पॉजिटिव यहाँ, किसी का नेगेटिव यहाँ, किसी का पॉजिटिव यहाँ, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि भाई रैंडम मोशन करेंगे तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग अलग, मतलब रैंडम डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल इस तरह से है और एक मॉलिक्यूल कैसे है, इस तरह से है। तो आप देखेंगे कि भाई डायपोल मोमेंट इसका नीचे से ऊपर, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उसका, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से, तो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस भी हुआ ना, तो एटम के लिए 0 डिग्री सेल्सियस सफिशिएंट है ना। तो डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट जो होगा ना वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पढ़ा हुआ है डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पर डायरेक्शन मैटर करती हैं। ओके, तो डायपोल मोमेंट में जो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में भी 0 रहेगी अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके, तो अब हमने क्या किया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो है ही। अच्छा, अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स को क्या करने लगे, अलाइन कर दिया। अलाइन का मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन कर दिया, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्जेस ये हो गए, पॉजिटिव ये हो गए, नेगेटिव ये हो गए, पॉजिटिव ये हो गए, नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये, और इसी तरह से बोला नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब है क्या भाई सारे नेगेटिव पॉजिटिव अलाइन हो जाएंगे क्या, सारे मॉलिक्यूल? देन हमारा आंसर है भाई सारे अलाइन नहीं होंगे, हमने दिखा दिया इस तरह से सारे अलाइन नहीं होंगे। तो ये अलाइनमेंट किस पर डिपेंड करेगा, तो भाई ये जो मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ किस पर, 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भाई पहली चीज़ थर्मल एजिटेशन कि भाई आपने इनको, मतलब या फिर इनको थर्मल एनर्जी कितनी मिल रही है, जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी उतना तेज रैंडम मोशन करेंगे और उतना ही इनको संभालना, इनको बांध के रखना, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होल्ड करके रखना मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज़ तो थर्मल एजिटेशन पर डिपेंड करता है कि भाई जितनी कम थर्मल एजिटेशन होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को वो अपने साथ सीधा कर लेगी, है ना। तो इस तरह से 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाती है, जब ये मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रही अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप देख पा रहे हो कि भाई अब एक ही डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट हो गए, तो इन सब का एडिशन हो जाएगा और हमारे पास कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसी तरह से जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से पोल्स बन जाएंगे, और यहाँ पर इस कंडीशन में भी क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास भी क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आ जाएगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर जो फील्ड होती स्ट्रांग नहीं होती, बहुत वीक होती, तो उस कंडीशन में भी इसके पास डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती वो 0 होती है, टेंडिंग टुवर्ड 0 होती है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन कि भाई अगर हम किसी मटेरियल के, अगर हम 2 प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं तब क्या कंडीशन बनेगी, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से इफेक्ट करेगी।
फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट हैं, मतलब हमारे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ओके, देन इसका मतलब है अगर ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो उसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेट्स से हमने इसको नाम दिया ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 100 वोल्ट पर मीटर, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने इतनी मानी। तो हमने अब क्या किया कि भाई इस जगह पर ये जो खाली पड़ा स्पेस है यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया है, ठीक है। अब देखिए जब हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया तो वहाँ पर क्या बन गया, पोल बन गए। और अच्छा मैंने शायद ये चीज़ नहीं बता पाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से जब डाइलेक्ट्रिक में या फिर मैं कह दूँ भाई इसके अंदर जब पोल बन जाते हैं तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, है ना। तो लेट्स से यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव ये पोल्स बन गए, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। और आपने देखा हुआ था कि भाई इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। ओके, तो भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भरा यहाँ पर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से यहाँ पर इसके अंदर क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। ओके, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। और देखिए ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर थी और ये हमने मान ली लेट्स से 50 वोल्ट पर मीटर, यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अच्छा देखिए कंडक्टर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होती है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जितने जरूरी होते हैं हमें उतने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो इंसुलेटर में से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींच ले, है ना। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो कितनी हुई, 50 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो अब आप देखिए कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले थी वो कितनी थी, 100 वोल्ट पर मीटर। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 50 वोल्ट पर मीटर। तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या रिड्यूस्ड, या फिर मैं कहूँ जो अब प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बची, वो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बची रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी हुई, वो हुई ई ओरिजिनल माइनस ई पी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितनी आ गई, 100 माइनस 50, तो कितना आ गया जी, 50 वोल्ट पर मीटर। ये किसकी वैल्यू बची कि भाई अब ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, वो कितनी आई, 50 वोल्ट पर मीटर, इतनी बची, ठीक है। तो क्या हमें ये प्लस माइनस करना था क्या, इसके लिए बताया था क्या, देन हमारा आंसर है नहीं। तो अब आप देखिए कि डाइलेक्ट्रिक जब हमने इंसर्ट कराया प्लेट्स के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 100, रिड्यूस कितनी हो गई, बोले रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बची 50। तो उसका मतलब है कि इसने डाइलेक्ट्रिक ने कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया, बोले 2 टाइम्स, है ना। कितने टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया, बोले 2 टाइम्स। इसका मतलब है कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम क्या समझते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें बताता है कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती 100, है ना, और डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो कितनी होती, 25। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती, बोला 4, कितनी होती, 4। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कहा भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 4, तो उसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब हम दो प्लेट्स के बीच में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 टाइम्स कम कर देगी। समझ रहे हो ना, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कर देगी, 4 टाइम्स कम। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ई रिड्यूस्ड, है ना। तो इसी से हम लिख सकते हैं भाई ई रिड्यूस्ड का फॉर्मूला भी क्या हो गया, ई ओरिजिनल डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। इसका मतलब है कि भाई आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 4, तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी, देन हम ये बता सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा देखिए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। नाउ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के या फिर डाइलेक्ट्रिक के लिए बात करें तो देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी एक मीडियम है, 1 सेकेंड, हमारे पास ये रहा कोई भी एक मीडियम है, ठीक है, ये अपने पास कोई एक मीडियम है, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं,
ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह के। हमने क्या किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से क्या हुआ कि भाई ये मतलब पोलराइजेशन हो गया, ठीक है, सही है। लेकिन हमने क्या किया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर दी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। कितना स्ट्रॉन्ग? बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि जो उसका इलेक्ट्रॉन है या फिर मैं कहूँ नेगेटिव चार्ज है, वो टूट करके कहाँ आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसके साथ अट्रैक्ट, है ना। तो ये क्या होगा, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज एटम मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया ये, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर लेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का या फिर मैं कहूँ चार्ज फ्लो होने लग जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि डाई इलेक्ट्रिक, पहले क्या होगा, पहली चीज इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्स नहीं करेगा, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाई तो पोलराइजेशन उसके अंदर हो जाएगा, पोल्स बन जाएंगे, है ना। अगर आपने और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी तो अब इलेक्ट्रॉन टूटने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि 100 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा, है ना। फिर आपने क्या किया, 150 वोल्ट पर मीटर अप्लाई की, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा। आपने 160 वोल्ट पर मीटर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अप्लाई की, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा। लेकिन जैसे ही आपने 161 वोल्ट पर मीटर अप्लाई की, हम देखते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, डाइलेक्ट्रिक का एक इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर निकल जाता है और पॉजिटिव साइड की ओर भाग जाता है। तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जहां तक उसका डाइलेक्ट्रिक का कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर मैं कहूं कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा, उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं कि भाई वो इस डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक की वो स्ट्रेंथ जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ खड़ा रह सकता है विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए भाई, तो फॉर एग्जांपल अगर 200 वोल्ट पर मीटर तक हम अप्लाई करते और 200 वोल्ट पर मीटर से हमने 200 वोल्ट पर मीटर तक अप्लाई किया, इसका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा। जैसे हमने 200 वोल्ट पर मीटर अप्लाई किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है कि 200 वोल्ट पर मीटर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब 200 वोल्ट पर मीटर तक ये टिका रह सकता है। इतना क्लियर, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया आपका, ठीक है। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना। इसका मतलब है कि भाई इतने करीब 30 लाख, है ना, 30 लाख वोल्ट पर मीटर तक अगर इतनी स्ट्रेंथ अप्लाई की जा रही है एयर पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक तो एयर टिकी रह सकती है, इसका एक भी इलेक्ट्रॉन टूट के नहीं जाएगा। लेकिन जैसे हम इससे बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ को ज़्यादा करेंगे, एयर के इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये हुआ भाई, इतना काम हुआ अपना। चलिए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक और नया कॉन्सेप्ट रह गया अपना कि भाई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होता है ना। उससे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ जानना और ज़रूरी है। तो हम एक काम करते हैं कि छोटा सा डायग्राम और बनाते हैं हम। लेट से हमारे पास क्या है कि ये स्पेस है, ठीक है। हमने क्या किया कि भाई यहाँ से लेट से ये हमारे पास पैरेलल प्लेट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है भाई, नेगेटिव। चलिए अंदर बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे, मैंने बोल दिया। ओके, तो अब हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर फिल करके रखा हुआ है, ठीक है भाई। आप जानते हो कि हमने जब डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक तो पूरे वॉल्यूम के अंदर फिल होगा ना, है ना, पूरे वॉल्यूम के अंदर फिल होगा डाइलेक्ट्रिक। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई पोल्स बन गए, है ना, पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, आप चाहो तो भाई जब तक मैं ड्राइंग कर रहा हूँ आप आगे बढ़ा लो, ठीक है। हालांकि इस ड्राइंग को भी अपन जल्दी ही इसको इरेज कर देंगे, किसी मतलब की नहीं रहेगी अपनी। ओके, तो देखिए कुछ नहीं, फिर भी हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस है। देखो कंडीशन क्या है कि हमने देखा कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाने से यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, दैट इज क्या हो गया, इनका पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। अब ये पोलराइजेशन पूरे डाइलेक्ट्रिक में हुआ, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में, है ना, एक यूनिट, हम पूरे बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में, इतने से वॉल्यूम में जो कि एक यूनिट है, लेट्स से 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने डायपोल मोमेंट बने, समझ रहे हो,
एक यूनिट वॉल्यूम में कितने डायपोल मोमेंट बने, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, है ना। क्या कहें, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। एंड हम इसको क्या करते हैं, पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, तो पोलराइजेशन वेक्टर का मतलब है कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितने डायपोल बनेंगे, कितने डायपोल मोमेंट बनेंगे, ये डिपेंड करता है किस चीज पर, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर, है ना। ये किस पे डिपेंड करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। और पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलराइज होंगे। इसका मतलब पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना। तो यहाँ से पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू, हम एक नया कांस्टेंट लेकर के आएंगे जिसको हम नाम देते हैं साई, है ना। अब इस साई का मतलब समझाते हैं आपको, दिस इज ई वेक्टर, है ना। इसको हम बोलते हैं साई, CHI, ठीक है। अब साई हियर, साई इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, है ना। क्या, ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब आपको ये समझना है। देखिए ससेप्टिबिलिटी का अगर आप गूगल करो, भाई मैंने भी गूगल किया, भाई ससेप्टिबिलिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है सेंसिबल, है ना, सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिव। ससेप्टेबल का मतलब क्या है, सेंसिटिव। तो उसका मतलब है कि भाई यहाँ पर आप देखें कि जितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतने ही पोलराइजेशन होगा, है ना, उतने ही डायपोल मोमेंट बनेंगे। तो उसका मतलब ये है कि भाई जो अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना सेंसिटिवली लेता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना ज़्यादा सेंसिटिव है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट मतलब अप्लाई की वैसे ही पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो गया। आपने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट की उतना पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो गया। तो ससेप्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारा जो मीडियम है वो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है इन रिस्पेक्ट टू द विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये ससेप्टेबिलिटी कहलाता है ना। अब देखिए अगर हम अच्छे तरीके से ढंग से बात करें तो यहां पर समझिए कि ससेप्टेबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, और ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर, है ना। चलिए ये हो गया, ठीक। अब देखिए अगर हम चाहें, ये ससेप्टेबिलिटी हो गई, ठीक, ओके। अगर हम चाहें तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर होंगे। काफ़ी गंदा डायग्राम हो जाएगा। अब देखिए क्या है ना, कंडीशन ये है कि जो मीडियम, या फिर मैं 1 सेकेंड वेट करिए आप, देखो ओके, देखो कंडीशन क्या है कि ये जो अपना इस तरह से आप समझ लें कि ये अपने ये है, अब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक तो पूरे मीडियम में है, समझ रहे हो ना। लेकिन नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे कहाँ हैं, यहाँ 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 यहाँ। पॉजिटिव चार्जेस कहाँ, यहाँ यहाँ, या फिर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ। तो जो चार्ज हैं वो किससे चिपके हुए हैं, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस से। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या बना रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब पहले वॉल्यूम में है लेकिन बना कौन सी डेंसिटी रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और बीच वाले क्या हो गए, बीच वाले तो आपको पता है भाई एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। तो उसका मतलब है कि जो चार्जेस हैं वो क्या बना रहे हैं, चार्जेस बना रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो लेट से हमने कहा कि भाई नेगेटिव पर जो नेगेटिव प्लेट, लेट से ये हो गई ए बी, ये हो गया सी डी, तो ए बी सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई वो हमने नाम दे दिया लेट से सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी का मतलब क्या है, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, पी मतलब ड्यू टू पोलराइज चार्ज, है ना, ठीक है। और जो सी डी पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सी डी पर वो क्या हो गई, प्लस सिग्मा पी। अच्छा देखिए अगर हम बात करें भाई प्लस सिग्मा पी कितना होगा, तो प्लस सिग्मा पी की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय ए चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है भाई। अब देखो तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ भाई मैग्नीट्यूड की, चार्ज के मैग्नीट्यूड की, क्योंकि जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर क्या है, ओनली हम सिग्मा पी ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q इज इक्वल टू सिग्मा पी इंटू ए, ये चीज अपनी निकल करके आएगी, ओके, ठीक है। अब ध्यान से समझिए,
अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इफ वी राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर, अगर हम इस पोलराइजेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो हम क्या करें कि पहले डायपोल मोमेंट निकालते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है भाई, Q इंटू 2A। 2A मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, तो हमने कहा कि Q इंटू D, ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अच्छा भाई, तो हमने क्या किया, इस Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से Q की जगह सिग्मा P इंटू D ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया भाई, डायपोल मोमेंट। चलिए अब हमने क्या किया, भाई डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें करना है। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे देखें आप सिग्मा P इंटू A, ठीक है, यहाँ से तो ये हो जाएगा अपना D, एंड आप देखें भाई सिग्मा P इंटू D इंटू A, ठीक है, या फिर आप ऐसे कहते हैं सिग्मा P इंटू A इंटू D, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब अगर मैं बात करूं भाई किस चीज़ की, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इसी चीज़ को देखें तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा P A D, इस चीज़ को हम लिखेंगे सिग्मा P A इंटू D, एरिया इंटू लेंथ, क्या हो गया वॉल्यूम, एंड यहाँ से वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, सो दिस इज ओके, ये हो गया। तो पोलराइजेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पोलराइजेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हम एक इम्पोर्टेंट रिलेशन निकालेंगे जो कि होगा ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, और उसके बाद हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे इसका मतलब। ओके, तो हेडिंग बनाएं रिलेशन बिटवीन, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, हेडिंग बनाएं रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो हेडिंग बनाएं रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने पॉजिटिवली चार्ज मतलब ये ऑपोजिटली चार्ज प्लेट बनाई हुई है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, तो इसकी इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की सरफेसेस हो गई है ना। जैसे मान लीजिए इतने में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की सरफेसेस हो गई है ना, और ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं। ओके, सो वी नो कि भाई E इज इक्वल टू, that is reduced electric field is equal to original electric field minus polarized electric field, है ना। इन दोनों का वेक्टर लिया, मतलब मैग्नीट्यूड लिया है, तो हमने वेक्टर साइन नहीं लगाया। ओके, सो E इज इक्वल टू E ओरिजिनल माइनस, हम देखिए जानते हैं कि भाई दो ऑपोजिटली चार्ज सरफेस के बीच में जो मैग्नीट्यूड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये पोलराइजेशन है तो यहाँ पर EP सिग्मा P। ओके, E इज इक्वल टू सिग्मा मतलब E0 माइनस सिग्मा P को जस्ट हमने अभी डिराइव किया हुआ है कि भाई P लिख सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन दिस, हाँ। यहाँ से अगर हम E को इस साइड ले जाएं तो यहाँ पर बचेगा 1 एंड E0 या फिर E ओरिजिनल डिवाइडेड बाय E माइनस P डिवाइडेड बाय E एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई इस P की जगह हम साई E लिख सकते हैं। तो जब हम इस P की जगह साई E लिखेंगे तो इस E से E कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट हियर इज कि E0 दैट इज E ओरिजिनल अपॉन E माइनस साई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर आप अब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई 1 इज इक्वल टू, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिखेंगे K, है ना, इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे K। ओके, सो K माइनस साई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें, एंड आफ्टर ओके, तो भाई इस चीज़ को आप सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा, है ना।
तो ये क्या है ससेप्टिबिलिटी और ये क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सी थी, है ना, और थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो गई हो 25-30 मिनट की। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, मतलब आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और हो सकता है तो लाइक छोड़ देना कि भाई समझ में आ गया हमें। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।